हेलो गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड सबको मेरी आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही है। हाय गणेश, हाय, दिस इज गणेश नायक। आई हेल्प स्टूडेंट्स टू क्लियर एफआरएम एग्जाम्स, okay, and I also guide them in their finance career journey, okay. And I'm back with a quick video for people who are going to prepare for the next May attempt, okay, May 2026 attempt for their FRM level 2 exam, okay. Now I have also done a similar video for FRM level 1. So you can find it in the description. If any of your friends are preparing for the same, they can access that video and have a clear cut plan on how should you prepare for that. Similarly, फॉर लेवल 2 हम लोग एकदम डिटेल में जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। अगेन जो भी मैंने ऑर्डर लिया है वो 2025 के करिकुलम के हिसाब से है, 2026 में स्लाइड चेंजेस होंगे, ओके। तो उस हिसाब से विल स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्या क्या होगा इस आज के वीडियो के अंदर, हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि एफआरएम लेवल 2 का जो एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, ओके, कितने चैप्टर्स है, क्या वेटेज है, ताकि आपको अगर गेम जीतना है तो पहले तो गेम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो थॉट प्रोसेस से हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ओके। फ्यू असेंशियल टिप्स जो आपका एक माइंडसेट सेट करेगा कि अगर मुझे इस लेवल 2 क्लियर करना है तो मुझे किस तरीके से पढ़ना है, ओके, वो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। देन अ डिटेल्ड ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन, किस ऑर्डर में आपको चैप्टर पढ़ना है, किस ऑर्डर में आपको बुक पढ़ना है, वो हम बात करेंगे। एंड देन आपको एक ओवरऑल 9 मंथ्स का टाइम विंडो देंगे कि हर एक मंथ में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, आपको कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं, वो पूरा आप 9 मंथ्स के हिसाब से प्लान कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट यही है कि अगर आप आज सितंबर में बैठे हो और मई में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर विंडो है टू अपीयर, प्रिपेयर एंड क्लियर द एग्जाम, ओके। और लास्ट में हम अपने बारे में बात करेंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारे रिसोर्सेज कैसे आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर द एग्जाम, ओके। विद दैट थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इन द एग्जाम अंडरस्टैंडिंग पार्ट। बट बिफोर दिस एक क्विक क्वेश्चन, ओके। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एफआरएम लेवल 1 जो है वो तो सिर्फ एक अर्ली पड़ाव था, ओके, एक बिगिनिंग था। एक्चुअल एग्जाम जो आने वाला है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क को चेक करेगा, वो है एफआरएम लेवल 2, ओके, एफआरएम लेवल 2। और ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जो पास परसेंटेज है लेवल 2 का स्लाइटली हायर है, बट स्टिल इट इज अराउंड 50 to 55% के रेंज में। मतलब जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे लेवल 1 क्लियर कर रहे हैं हर साल, उसमें से 50% के आसपास ही आगे जा पा रहे हैं, पास हो पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए प्रिपरेशन अच्छी करनी है, ओके, डिटेल स्ट्रक्चर तरीके से करनी है और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहना है। तो लेट अस स्टार्ट कि हम एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है फॉर योर एफआरएम लेवल 2, ओके। तो एग्जाम में बेसिकली 6 बुक है, लेवल 1 में आपके पास 4 बुक थी, 6 बुक है और टोटल 104 चैप्टर्स है। अगेन ये 2025 के सिलेबस के हिसाब से है, ओके। अगर आप देखोगे 6 बुक्स, उसमें सबसे पहला बुक है विच इज योर मार्केट रिस्क बुक, ओके। लगभग अराउंड 18 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा आपके पास है क्रेडिट रिस्क बुक, ओके, जिसमें आपको 23 चैप्टर्स दिखेंगे। अब ये दोनों बुक जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके लेवल 2 में, ओके। मार्केट रिस्क में आपको बेसिक्स ऑफ वार से लेके पूरा डिटेल में बताएंगे कि जब एक बैंक अपने पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क देखती है, ओके, तो वार हो गया, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हो गया, पोर्टफोलियो के छोटे मोटे जो रिस्क है वो देख लेते हैं, कोरिलेशन कैसे प्ले करता है वो देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट, बिकॉज बहुत सारे बैंक्स के पास तो बॉन्ड भी है, बॉन्ड्स के पोर्टफोलियोज है, राइट। तो वो अपने बॉन्ड के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए यील्ड कर्व कैसे बनता है, उसका टर्म स्ट्रक्चर, उसके मेथोडोलॉजी, उसके मॉडल्स, वो सब आपको दिखेंगे। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है वोलेटिलिटी स्माइल्स, जो इस बुक में है, जो आपके ब्लैक शोज मॉडल लेवल 1 से कनेक्ट होता है, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा क्रेडिट रिस्क बुक, अगेन स्लाइटली लेंदी है, 23 चैप्टर्स है। अच्छा बुक है जिसमें आपको मॉडल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, पहले तो बेसिक भी है कि क्रेडिट रिस्क में क्या क्या आता है, उसके मॉडल्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन है। फिर क्रेडिट रिस्क के बुक के अंदर आपको दिखेगा काउंटर पार्टी रिस्क, जो ओटीसी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा रिस्क है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन 4-5 चैप्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन, उसके रिलेटेड भी सर्टेन चैप्टर्स दिए हुए हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग के रिलेटेड दिए हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा करिकुलम है बहुत मार्केट और क्रेडिट रिस्क का। उसके बाद हम जाते हैं ऑप्स रिस्क की तरफ, ओके। ऑप्स रिस्क बहुत लेंदी है, बहुत थियोरेटिकल है, तो बहुत बार आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। लेकिन यस, जो लोग, जो भी कोई जॉब कर रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट जो भी कोई जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत चैप्टर ये सब इजी हो जाएगा, बिकॉज वो डे टू डे अपनी जॉब में ये सब देख रहे होंगे। तो ऑपरेशन रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है और रिजिलियंस, एक कंपनी अपने आप को किस तरीके से रेडी कर सकती है ये सब ऑपरेशनल इंपैक्ट से, वो भी यहाँ पे बताया जाता है। देन यू हैव द लिक्विडिटी रिस्क, ओके। नाउ लिक्विडिटी रिस्क एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसके पहले सिर्फ 5 बुक्स ही हुआ करते थे। लिक्विडिटी रिस्क को ऐड करके उन्होंने अराउंड 20-25 चैप्टर्स ऐड कर दिए, क्योंकि बैंक्स और बेसिल के हिसाब से भी
लिक्विडिटी रिस्क 2007-8 क्राइसिस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बैंक्स के पास असेट थे बट वो लिक्विड नहीं थे, तो ये इसलिए लिक्विडिटी रिस्क ऐड किया। अगेन 15% वेटेज विद अराउंड 19 चैप्टर्स। ओके, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा बुक एक्चुअली आपको बताता है कि एक सिंगल एसेट में क्या रिस्क है, वहां से वो आपको लेके जाता है पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो में रिस्क कैसा है, पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग कैसी होती है, वहां से आपको लेके जाएगा वो फंड पे, कि अगर आप एक फंड मैनेजर हो, ओके, और या फिर आप एक फंड हाउस हो जिसके पास बहुत सारे मैनेजर है, तो वहां पे आप कैसे रिस्क देखने वाले हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा बुक है, कैलकुलेशन बहुत सारा यहाँ पे दिखेगा आपको इस बुक में, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। करंट इश्यूज जनरली हर साल चेंज होता है, तो अगेन ये जो भी हम चैप्टर्स देखेंगे 2025 के हिसाब से है। मेन एम ये है इस बुक का कि आपको जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके रिलेटेड रिस्क जो है वो आपको अपडेटेड रखे इन द करिकुलम। सो रफली वेटेज है अराउंड 10%, ओके, और चैप्टर्स भी थोड़े कम ही होते हैं। तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि 104 चैप्टर्स हैं, ओके, मेजॉरिटी चैप्टर्स थियरी है, बट यस कैलकुलेशन वाले कंपोनेंट्स भी है। कैलकुलेशन आपको सबसे ज्यादा दिखेगा इन योर रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बुक, मार्केट रिस्क बुक एंड क्रेडिट रिस्क बुक। यस, यहाँ पे ही ज्यादा आपको कैलकुलेशन दिखने वाला है। ओके, तो हमने अभी एग्जाम अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। एग्जाम अगर आप अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप अभी लेवल 2 पढ़ रहे हो, ओके, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑन लेवल 1, लेवल 2 में पढ़ने के लिए या पास होने के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या चीज में टेंशन है। ओके, क्या करिकुलम आपको वास्ट लग रहा है, या फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, या फिर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। जो भी आपके टेंशन है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे चैलेंज आ सकता है, प्लीज उसको आप कमेंट में पोस्ट करिए, मैं पर्सनली उसका आंसर दूंगा। ओके, कमेंट में डालिएगा। ओके एवरीबॉडी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एसेंशियल एग्जाम टिप। ये मैंने सेक्शन इसलिए डाला है बिकॉज मुझे चाहिए कि लोगों का एक माइंडसेट बने बिफोर दे स्टार्ट देयर जर्नी, कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इन दिस एंटायर जर्नी, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने एसेंशियल एग्जाम टिप स्टार्ट किए। ओके, 300 से 400 घंटे, मैं बोलूंगा आप 400 घंटे के लिए आप कमिटेड रहिए, मेंटली अपने आप को रेडी कर लीजिए कि 400 घंटे तो पढ़ना ही है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि मुझे फिर से एग्जाम नहीं देना पड़े। ओके, कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप पढ़ते हो, एग्जाम के लिए प्रेप करते हो, ओके, और आप जॉब भी करते हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लेवल 2 वाले जॉब करते हैं, तो ये जब हो रहा है तो क्या होता है ना कि आपके पास एक कंसिस्टेंट एफर्ट देने के लिए हर रोज शायद आप उतना टाइम नहीं दे पाओ। मेरा सजेशन है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, तो स्टार्ट स्लो करिए, एक एक घंटा पढ़ाई चालू करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बढ़ाते जाइए। ओके, पर डेली पढ़िए, वीकेंड्स के लिए मत रखिए। ओके, मेक श्योर करिए कि डेली पढ़ाई करो। ओके, लेवल 2 में आपको ऐसा दिखेगा कि आपको बुक्स को 2 या 3 बार पढ़ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बहुत ज्यादा थियरी है, एक बार पढ़ने से आपको कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज आप भूल जाओगे, तो 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो भी आपको मेंटली रेडी रहना है कि यस, कंटेंट को शायद 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े। ओके, जो कोर बुक है आपका, ओके, जो मार्केट रिस्क क्रेडिट रिस्क जो कैलकुलेशन पार्ट है, उसका आप कंटेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लो। ओके, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लो, बिकॉज आपको मेक श्योर करना है कि ये 2 बुक अगर आपके अच्छे से सेट हो गए तो आगे के बुक्स आपको बहुत इजीली कर पाओगे, और एग्जाम में भी आपको वेटेजेस में डिफरेंस दिखेगा। ओके, यहाँ पे कैलकुलेटर से ज्यादा ना अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत जगह पे उन्होंने क्या किया ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेसिक्स दे दिया है। ओके, और हाइपोथेसिस बेसिक्स नहीं दिया, उन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज किया है। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पता होगा फ्रॉम लेवल 1, उन्होंने उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्स बुक का, वो क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन कॉन्ट, बट हाँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, हाइपोथेसिस, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन वैल्यूएशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो फंडामेंटल्स आप एकदम अच्छा कर लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्टरी एसेंशियल्स है टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। ओके, आई होप सब लोग अभी तक मेरे साथ है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में अपने आंसर को दीजिए। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन। ओके, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा और फिर एक एक चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि ये चैप्टर्स क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑपरेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को पहले खत्म करें। ये दोनों बुक में रफली 25 चैप्टर्स हैं। अगर आपने दोनों बुक खत्म कर दिया तो ये यहां तक आपके 50 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए, तो उसके बाद आप इनको रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, राइट। तो ऑपरेशन लिक्विडिटी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए।
जो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, रीड करिए अच्छे से, और एक क्वेश्चन सॉल्विंग भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो मेरे सजेशन से में कि जब आप मार्केट रिस्क पढ़ रहे हो, ओके, जब आप मार्केट रिस्क पढ़ रहे हो तो आप रिवीजन करिए, सॉल्विंग करिए ऑपरेशन का। जब आप क्रेडिट रिस्क पढ़ रहे हो तो रिवीजन करिए, सॉल्विंग करिए लिक्विडिटी का। ऐसे आप बैकएंड में करते जाइए, ओके। तो ऑर्डर में आपको पहले ऑपरेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फिर आपको लास्ट में इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड करंट इश्यूज। करंट इश्यूज की टेंशन ज्यादा मत लीजिए बिकॉज पोर्शन न्यू होता है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपके करंट इश्यूज में फोर्थ क्वार्टाइल आ जाए, लेकिन आपने बाकी बुक्स में अच्छा कर दिया, पास हो जाओगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ उसको लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, ओके। बट अच्छे से बाकी चीजों पे आप अच्छा ग्रिप बना लीजिए, ओके, स्पेशली मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क। और ऑपरेशन लिक्विडिटी मैंने क्यों स्टार्टिंग बोला था, क्योंकि रिवीजन करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो ये ब्रॉडर आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, राइट। आई होप अभी तक सब लोग मेरे साथ हैं और यहां तक उन्होंने एक जर्नी को अंडरस्टैंड किया है कि किस ऑर्डर में हमको पढ़ना है, ओके। लेट अस चलते हैं डिटेल्ड जो आपका प्लान है, ओके, कितने चैप्टर्स खत्म करने चाहिए, बिकॉज ये एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए, ओके। अब जो भी स्टूडेंट सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो एवरी मंथ देखिए आपको, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 15 चैप्टर्स खत्म करने, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन और लिक्विडिटी जो आप पहले कर रहे हो तो इमीडिएटली सॉल्विंग मत करिए, बिकॉज अगर आपने इमीडिएटली सॉल्व कर दिया तो वापस रिवीजन के लिए आपको, आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा, ओके। तो पहले क्या करिए, सिर्फ पढ़िए, एक बार खत्म कर लीजिए, वीकडेज में 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे आप फर्स्ट 2 महीने तो आप पढ़िए, कम से कम 30 चैप्टर तो आपको खत्म करने हैं। ये आपका एक माइलस्टोन आपको सेट करना है, ओके। माइलस्टोन सेट करना है कि 30 चैप्टर्स मुझे कम से कम खत्म करने हैं, ओके। उसके बाद जैसे आप नवंबर में स्टार्ट करते हो, नवंबर हिट करते हो, तो आप अगेन 15 चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन जो पुराने चैप्टर थे ना, जो आपने पहले खत्म किया, उसको सॉल्विंग भी करो, उसका रिवीजन। तो पैरेलली आपको पुराने चैप्टर को रिवाइज भी करना है, पैरेलली पुराने चैप्टर को सॉल्व भी करना है, राइट, ओके। और यहाँ पे आपका ना वीकेंड्स का टाइम बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि सॉल्विंग और रिवीजन वीकेंड पे करो। वीकडेज में जो पहले से ही चल रहा था ना, जो 15 चैप्टर आपको पढ़ने नए, वो कंप्लीट करो, राइट। तो वीकेंड के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दो, ओके। तो ये सेम प्रोसेस आपको 15 और 20 चैप्टर का सॉल्विंग जो है ना, ये आपको जैन तक, फेब तक खत्म करना है, ओके, फेब तक खत्म करना है, ओके। लास्ट मंथ जो है मार्च, इसमें आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम नहीं डाला, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो वीकडेज में भी 2.5 आवर्स 3 आवर्स दे दे, और वीकेंड्स पे भी अराउंड 5-6 आवर्स अगर आप दे सकते हो तो बेस्ट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बचे हुए 14 चैप्टर जो मोस्टली करंट इश्यूज से होंगे, जो जल्दी हो जाएंगे, तो वो आपको करने, और बाकी बचे हुए जो चैप्टर है 24, उन सबके सॉल्विंग करने, ओके। तो मार्च एंड तक आइडियली आपका सब चीज खत्म हो जाना चाहिए। एक बार अच्छे से पढ़ लिया आपने, पूरा रिवीजन भी कर लिया, और आपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिए। अगर ये आप प्लान फॉलो करते हो, ओके, जो ये कम से कम सितंबर से लेके मार्च तक का जो प्लान है, अगर आपने ये अच्छे से प्रॉपरली कर दिया तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। और अप्रैल मंथ में, अप्रैल 1 से आपको क्या करना है, एक फ्रेश रिवीजन करना है ऑफ द ईच बुक। हर एक बुक को पढ़ना है अभी आपको इंडिविजुअली, बुक को पढ़िए, उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बैंक में सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पूरे बुक का टेस्ट होगा वो, ओके। ऐसे करोगे, आपने एक बार पूरा 6 बुक पढ़ लिए तो आपका 100 चैप्टर फिर से रिवाइज भी होगा, आपने उसको सेक्शनल टेस्ट करके सॉल्व भी कर दिया। और फिर मई मंथ में आपको एक और रिवीजन करके मॉक पेपर्स देना है, ओके। और एग्जाम से करीबन 3-4 दिन 5 दिन पहले मॉक पेपर्स खत्म करने हैं, और वो 4-5 दिन जो लास्ट के उसमें फिर से एक फाइनल रिवीजन करना है, जो कम्स आपका 3rd या 4th फुल फ्लेज रिवीजन होगा। कैसे, बिकॉज देखो, पहले जब आपने क्वेश्चन बैंक किया तब एक फर्स्ट रिवीजन कर लिया, राइट, फिर आपने सेक्शनल टेस्ट दिया तो सेकंड रिवीजन कर लिया, मॉक्स देने से पहले 3rd रिवीजन कर लिया, और मॉक देने के बाद फाइनली आपने 4th रिवीजन किया। तो 4 रिवीजन एक फुल रीडिंग के बाद आप एग्जाम के लिए जाओगे तो चांसेस बहुत सही होंगे टू क्लियर द एग्जाम, ओके। तो मेक श्योर करिए कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो उसके लिए बना लीजिए, इस ऑर्डर को फॉलो करिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड लेवल 2 दे रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, हमको देना है, सबसे पहले रीड करना है ऑपरेशन रिस्क, राइट। अब ऑपरेशन रिस्क में मैंने ना ऑर्डर सेम ही रखा है, लेकिन ओके, जो इनिशियल चैप्टर्स है ना आपके, ओके, यहां तक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट तक, ये आपको बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बता रहे हैं, ओके। ये आपको बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी क्या करती है, पहले एक फ्रेमवर्क बनाती है, ओके, जैसे गवर्नेंस कैसे हम रिस्क को चेक करेंगे, कैसे रिस्क को असेस करेंगे, गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनता है। उसके बाद उनका पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफाई करना। अगर यही गलत हो गया तो आगे के सारे प्रोसेस
रॉन्ग है। ओके, तो आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर किया कि अरे कितना रिस्क है, क्या इंपैक्ट है, राइट। तो मेजरमेंट एंड असेसमेंट है। एक बार आपने रिस्क को पूरी तरीके से समझ लिया तो फिर हम आते हैं मिटिगेशन के पास कि अरे इस रिस्क को टैकल कैसे करें, राइट। और फिर आता है कि सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना कि ये सारे रिस्क थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो रिपोर्टिंग कैसे होती है, वो जनरली होती है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट मतलब ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर्स है ना, ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि कंपनी किस तरीके से स्टार्ट टू एंड ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट को देखती है। ओके, उसके बाद उन्होंने ना छोटे छोटे चैप्टर्स ऐड किए। फॉर एग्जांपल ये 2 चैप्टर बता रहे हैं कि ऑपरेशन रिस्क के अंदर साइबर रिस्क भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी आज के डेट में, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट, साइबर रिस्क बढ़ रहा है, डेटा लीकेज हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें, उसका इंपैक्ट क्या है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग जो जनरली की कंप्लायंस टीम्स में, कंप्लायंस के अंदर होता है, वो भी एक ऑपरेशन रिस्क का पार्ट है, तो उसके ऊपर आपको एक ब्रीफ दे दिया, राइट। आपको फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर बात कर लिया, राइट। ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स, ये सब सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आपको एक रिस्क जो है विद इन ऑपरेशन रिस्क, वो रिस्क के बारे में बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी, आपने किसी वेंडर को हायर किया, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट वेंडर, वो भी आपको देखना है, राइट। फिर एक मॉडल रिस्क भी आ गया, ऑपरेशन रिस्क बहुत वास्ट है, उसके अंदर मॉडल रिस्क का भी कंपोनेंट आता है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। फिर जिस तरीके से आप स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो मार्केटर्स का अंडरस्टैंड करने के लिए, क्रेडिटर्स का अंडरस्टैंड करने के लिए, वैसे ही हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड ऑप रिस्क। तो यहाँ पे उन्होंने वो चैप्टर ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर विच इज रेरॉक। ओके, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, तो रेरॉक बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर जहाँ पे आपको ऑपरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन दिखेगा। ओके, फिर एक दो चैप्टर थोड़े इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ना लार्ज बैंक होल्डिंग का जो उन्होंने रेफरेंस दिया है ना, क्योंकि 2007-8 क्राइसिस के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज जो थे, ओके, उन्होंने अपनी बैंक होल्डिंग कंपनी नहीं बनाई थी। ओके, बहुत सारे एंटिटीज क्रिएटेड थे, तो ट्रैकिंग रेगुलेटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इसीलिए बैंक होल्डिंग कंपनीज का स्ट्रक्चर आया और उनको ये बताया गया कि भाई आपके पास जो रिस्क है इन ऑल योर एंटिटीज, वो आपको रिपोर्ट करना है और उसके लिए कैपिटल कैसे रखने वाले वो मुझे बताइए। ओके, ये जो चैप्टर्स है ना लास्ट की, ये सब बेजल रिलेटेड चैप्टर है। बेजल 1, बेजल 2, 2.5 सब बता रहे हैं वो डिटेल में, 3 भी बता रहे हैं, राइट। तो ये चैप्टर्स पे जनरली सवाल आते हैं। ओके, तो ये आपका एक पूरा का पूरा ऑपरेशन रिस्क बुक है जिसका मैंने एक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश की है। इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम जाएंगे लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको बता रहा है कि लिक्विडिटी रिस्क क्यों फेस हो रहा है आपको। ओके, बैंक पे जब पोजीशंस लेते हैं, बैंक मार्केट के अंदर या लोन देते हैं, तो कैसे लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है। फिर इंडिकेटर, ये आप ये रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से कि बैंक कैसे लिक्विडिटी रिस्क को पहले से ट्रैक कर सकती है। ओके, यहाँ से आप जब जाओगे ना, ये 3 चैप्टर ये बताते हैं कि बैंक की जो ट्रेजरी टीम होती है या फिर जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट की टीम है, वो लिक्विडिटी रिस्क को किस तरीके से मैनेज करती है, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसे वो लोग रिपोर्टिंग साइड पे देखते हैं, कैसे वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, और अल्टीमेटली ओके हाउ डू दे मेक श्योर कि डे टू डे बेसिस पे, विच इज इंट्राडे, डे टू डे बेसिस पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो, और उसको हम किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं वो भी वो लोग डिटेल बता रहे हैं। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग लिक्विडिटी। इसके अंदर सर्टन पार्ट जो है थोड़ा सा उन्होंने मेथोडोलॉजीज बताई है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। यहां से जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हुआ है हिस्ट्री में लिक्विडिटी रिलेटेड। ओके, कैसे हम लिक्विडिटी का वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रह सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस टेस्टिंग आ गया, कंटिजेंसी फंडिंग, मतलब अगर शॉर्ट पड़ गए पैसे तो कहां से लाएंगे पैसे। ओके, क्या हमारे पास कोई कंटिजेंसी प्लान है, वो चीज को हम असेस करते हैं, देखते हैं। ओके, मैनेजिंग एंड प्राइसिंग डिपॉजिट्स। नाउ दिस, ये जो 2 चैप्टर ना, ये थोड़े रिटेल बैंक स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि रिटेल बैंक जब अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट देता है, कोई सेविंग अकाउंट है, तो बैकएंड में कैसे प्राइसिंग करता है, राइट। यहाँ पे है ना डिपॉजिट्स पार्ट है जी, दोनों लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंक जहां से रेस करता है पैसा, राइट, वो दोनों में 2 बाइफर्केशन लाइबिलिटी, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट। तो क्योंकि पैसा जो है ना बैंक के पास इधर कस्टमर के डिपॉजिट के थ्रू आता है या फिर उन्होंने बैंक मार्केट से रेस किया है पैसा, राइट। तो वो कैसे वो लोग प्राइसिंग बना रहे हैं, क्या मैनेज करते हैं उसके अंदर, वो सब डिटेल में दिया हुआ है। रेपो एक थोड़ा स्टैंड अलोन चैप्टर है रीपर्चेज अग्रीमेंट का, वो पूरे रीपर्चेज अग्रीमेंट का मार्केट एक्सप्लेन किया उन्होंने। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ये बेसिकली जो लोग जॉब कर रहे हैं स्पेशली इनटू योर ट्रेजरी, उनको समझ में आएगा कि ट्रेजरी टीम मार्केट से लिक्विडिटी लाती है। मतलब सपोज उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और वो पास ऑन करती है डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को, तो जो इंटरनली पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर वो लोग कैसे प्राइसिंग करेंगे, एक टीम दूसरी टीम को कैसे प्राइसिंग हिट करती है, राइट। और ये जो है लिक्विडिटी एंड लेवरेज, ओके, ये मोरलेस आपके फर्स्ट चैप्टर लिक्विडिटी से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट जो है ना, ये 2-3 चैप्टर अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में फेड ने
जो किया, जो एक्टिविटीज किए थे विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग श्योर कि लिक्विडिटी इज अवेलेबल टू लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स, वो सब के रिलेटेड थोड़ा उन्होंने चैप्टर्स ऐड किया है। एंड लास्टली इलिक्विड एसेट। ओके, तो यहाँ पे इसमें फोकस ये है कि जैसे हेज फंड्स इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे एसेट्स के अंदर जो इलिक्विड हो सकते हैं, जैसे कमोडिटी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, राइट। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स में क्या रिस्क है ये उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो दिस इज योर ओवरऑल व्यू ऑफ द लिक्विडिटी रिस्क चैप्टर, इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ओके, और इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट बुक है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बुक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्केट रिस्क करिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मार्केट रिस्क बता देता हूँ। ओके, तो मार्केट रिस्क के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये फर्स्ट 3 चैप्टर रिलेटेड टू वार है, वार के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को पूरा अच्छे से बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैक टेस्टिंग वार। मॉडल तो बना दिया, लेकिन हाउ डू यू मेक श्योर कि मॉडल सही चल रहा है, तो उसको बैक टेस्ट करना पड़ता है, राइट। वार मैपिंग, एक कंपनी वार जब कैलकुलेट करती है तो एक फर्म वाइड वार किस तरीके से कैलकुलेट करती है, उसका एक पर्सपेक्टिव दिया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये 2 नए चैप्टर जो लास्ट इसमें ऐड हुए हैं, अगेन कनेक्टेड टू योर बैक टेस्टिंग एंड वार मैपिंग चैप्टर ओनली। अगेन क्या लॉजिक है कि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं या वार मॉडल्स बनाते हैं, तो हाउ डू वी बी वेरी श्योर कि मॉडल्स करेक्ट है, उसके लिए उन्होंने बोला कि वैलिडेट करो। ओके, अगर सपोज वार में ब्रीचेस हो रहे हैं तो कितने लेवल तक होने चाहिए, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर, राइट। फिर नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स आते हैं आपके कोरिलेशन के। ओके, 3 चैप्टर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन, बिकॉज ड्यूरिंग 2007 क्राइसिस कोरिलेशन थोड़ा सा बढ़ गया था, जो मॉडल्स ने अज्यूम कर लिया था कि लोअर होगा, तो इससे प्रॉब्लम हो गया, उनके रिस्क बढ़ गए, उनको लॉसेस जो थे वो बढ़ गए, इसीलिए कोरिलेशन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए उन्होंने 3 चैप्टर ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ से आर्बिट्राज इन टर्म स्ट्रक्चर, ये पूरा जो है ना, ये पूरा आपको इनफैक्ट दिस चैप्टर ऑल्सो मॉडल्स के बारे में बता रहा है, टर्म स्ट्रक्चर के मॉडल्स के बारे में, क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया या फिर उसको आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो अच्छे से, तो आपके बॉन्ड के पोर्टफोलियो में आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, राइट। इसीलिए पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, पहले तो एक्सप्लेन किया कि कौन से मॉडल्स होते हैं, बेसिक टर्म स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या इंपैक्ट है, राइट। फिर उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बताने स्टार्ट कर दिए इसके अंदर, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, FRTB विच इज फंडामेंटल रिव्यू ऑफ द ट्रेडिंग बुक, ये स्टैंड अलोन चैप्टर है टॉकिंग अबाउट कि पहले कैसे लोग बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक में आर्बिट्राज करते थे और अब उसको हटाने के लिए उन्होंने रेगुलेशन लाया। Okay, regression है, this chapter is actually connected to your level 1. If you remember, there was a chapter called DV01, right? DV01 वाले चैप्टर से कनेक्टेड है ये। Okay, volatility smiles connected है ब्लैक शोज चैप्टर से। ये चैप्टर आपको बताता है कि आपने लेवल 1 में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सुना, ब्लैक शोज मॉडल सुना, इन रियलिटी ब्लैक शोज मॉडल को हम डायरेक्टली यूज ही नहीं करते, हम उसके थ्रू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और वोलेटिलिटी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमको हेल्प करता है टू टेक अ डिसीजन हाउ टू टेक पोजीशन इन द मार्केट। तो ये है पूरा आपका मार्केट रिस्क बुक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, हाई वेटेज भी है, तो डेफिनेटली फोकस करिएगा इस बुक पे। अब मैं जा रहा हूं आपको बुक 2 पे लेके जाता हूं। ओके, बुक 2 में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, ओके, फंडामेंटल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, ये पूरा, ओके, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या है, किस तरीके से बैंक सोचता है, एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा मॉडलिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरे इसके अंदर थोड़ा सा मॉडल स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, थोड़े से चैप्टर ऊपर नीचे अगर आप बुक में देखोगे तो थोड़ा सा हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, बट दैट्स ओके, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके, देयर आर फ्यू चैप्टर्स जैसे एस्टिमेटिंग डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, यहाँ पे ना मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छा बात हुआ है, क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क, पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क, मॉडल्स रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क बहुत डिटेल में बताया हुआ है, राइट। फिर ये जो चैप्टर है मार्जिन, कोलैटरल सेटलमेंट, CVA, काउंटर पार्टी रिस्क, ये पूरा का पूरा काउंटर पार्टी रिस्क रिलेटेड चैप्टर एक ही ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ओके, ये बुक इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस दैट, डू नॉट स्किप दैट। ओके, दिस इज योर बुक 2। फिर हमारे बुक 1 पे, बुक 5 पे सॉरी, विच इज योर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिस्क बुक। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ये लोग फर्स्ट 2 चैप्टर बता रहे हैं कि अरे जब आप एसेट होल्ड करते हो, एक्चुअली वो रिस्क आपको एसेट का नहीं है, जो उसके नीचे फैक्टर है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बॉन्ड होल्ड किया तो आपका रिस्क फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मूव होगा तो बॉन्ड मूव होगा, राइट। तो बोल रहे हैं कि जब भी आप एसेट होल्ड करते हो, एसेट को मत देखो, फैक्टर को देखो, राइट। फिर यहाँ से हम आपको वो लेके जाते हैं कि अरे ठीक है, एक आपने एसेट देख लिया, फैक्टर देख लिया, आप पोर्टफोलियो पे आइए। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे देखना है, वार कैसे रखना है पूरे पोर्टफोलियो का, उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है, परफॉर्मेंस, आपका पोर्टफोलियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है। तो पहले उन्होंने एसेट पे बात की, फिर एक पोर्टफोलियो पे बात की, और यहाँ से ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ना, ये आपको बताएगा कि अगर आपके पास फंड मैनेजर तो उनको कैसे असेस करें, एक हेज फंड कैसे काम करता है, उसके अंदर फंड मैनेजर का रिस्क क्या है, वो कैसे असेस करे, वो सब उन्होंने अच्छे से डिटेल में बताया।
Okay, this was your big book 5. Okay, and the interesting book which is the book 6. Now ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये मोरलेस चेंज हो जाएंगे. Okay, तो explicitly relevant नहीं है, but book 6 which is nothing but your current issues, बहुत जगह पर उन्होंने book 5 book 6 कंबाइन करके दिखाया होगा. ओके, बट यहाँ पे ना जनरली आप देखोगे ना, कुछ कुछ नया नया जो हो रहा है मार्केट के अंदर, जैसे जेन एआई, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, राइट, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट विच इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये सब जो मार्केट के अंदर नया नया आ रहा है, उसके ऊपर क्या क्या हमको सीखना है. ओके, हमारे लिए क्या क्या हमको रेडी रहना है, ये उन्होंने एक करिकुलम में ऐड किया हुआ है. ओके, सो ओवरऑल ये आपके 104 चैप्टर्स हैं. ओके, जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से फॉर क्लियरिंग दी FRM लेवल 2 एग्जाम. तो हमने आपको डिटेल ऑर्डर बता दिया, राइट. और मैंने सबसे एक सवाल पूछा था एट द स्टार्ट, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपर्ली फॉर लेवल 2, कौन सा ऐसा चैलेंज, कौन सा ऐसा फियर जो आपको लग रहा है, जो आपको रोक सकता है टू क्लियर द एग्जाम, तो वो डालिएगा चैट पे. ओके, कमेंट सेक्शन में. लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये मैं जनरली सबको बताता हूँ, जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया कि रिवीजन करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है. कैसे करना है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते वक्त ना, आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए, उनको मार्क करिए कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे, मुझे इजीली आ गए, कौन से क्वेश्चन में मेरा टाइम बहुत चला गया, कौन से क्वेश्चन में मुझे आई वाज नॉट वेरी श्योर कि क्या लिखा है या क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो यूनिक था, एकदम ही अलग था. तो ये जब आप टैगिंग करोगे ना, जब आप रिविजन कर रहे हो, ओके, रिविजन फिर से एक बार सेकंड थर्ड रिविजन करोगे, तब ये टैगिंग बहुत हेल्प आएगी, बिकॉज आप इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, इन क्वेश्चन के पीछे क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस कर सकते हो. ओके, सो बी विद अस ऑन दिस. क्वेश्चन बैंक पे टैगिंग करना भी अच्छा हेल्पफुल रिसोर्स है. उसके बाद रिवीजन कैसे करना है. ओके, तो सबसे पहले तो मेक श्योर करिए कि ना बाइफरकेशन करिए मेंटली. ओके, कि कौन से बुक मुझे टफ लग रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स मुझे टफ लग रहा है. ओके, डिफिकल्ट चैप्टर्स का, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स का एक लिस्ट बना लो. ओके, तो उस पर आप ज्यादा रिविजन कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो. अगर आपने क्वेश्चन बैंक में टैगिंग किया हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक में ये 5 क्वेश्चन, हर एक ये चैप्टर के 5 क्वेश्चन मुझे देखने ही देखने, जब भी मैं रिवीजन करूं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे कनेक्टेड होगा. ओके, तो वो है. और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज मैं जनरली एग्जाम के पहले 1 महीने पहले तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट रिलीज करता हूँ. तो जो भी स्टूडेंट्स, ओके, जिनका प्रिपरेशन आइडियली हो चुका हुआ, वो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं. ओके, एंड स्टूडेंट्स को है ना, बाय द टाइम सपोज दे रीच, इफ यू आर गोइंग फॉर मे एग्जाम, तो अगर आप मार्च एंड या अप्रैल मिड तक पहुंचो, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर आपको टफ लग रहा है. तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का एक लिस्ट होना चाहिए, डिफिकल्ट चैप्टर का एक लिस्ट होना चाहिए. डिफिकल्ट चैप्टर के लिस्ट को बार बार रिवाइज करो. ओके, ताकि उसमें आपके चांसेस बढ़े, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर को 1 या 2 बार रिवाइज कर लो. ओके, हाउ टू डू रिविजन, और हम कैसे प्रेप कराते हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं. ओके, तो हमारा एक वेव मेथोडोलॉजी है. ओके, जो हम फॉलो करते हैं, और हम बेसिकली आपको रेकमेंड भी करेंगे. ओके, कि आप उसको फॉलो करिए. ओके, तो जनरली क्या होता है, जो भी हमारे लाइव लेक्चर्स में भी आते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं. ओके, वीडियो देख के हमसे आगे रहते हैं, ताकि उनको पता रहे चैप्टर में क्या हो रहा है. ओके, वीडियो देखते हैं, वीडियो के लिए साथ टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, राइट. एंड वो क्या करते हैं, जब वो लेक्चर में आ रहे हैं तो दे आर प्रिपेयर्ड. ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, वो अपने एक्टिव रीडिंग, तो खुद से भी एक बार पढ़ लेते हैं. लेक्चर आने से पहले खुद से पढ़ रहे हैं, लेक्चर में उनका रिवीजन हो रहा है, तो ये एक्टिव रीडिंग हो रही है. मतलब जब वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो वो ब्लैंक नहीं है. ओके, तो वॉच द वीडियो, डू द एक्टिव रीडिंग, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन बैंक. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सॉल्विंग भी करनी है जब आप रिवीजन कर रहे हो. ओके, तो अगर आप लेक्चर आ रहे हो, तो लेक्चर में आपका रिवीजन हो गया, आप सॉल्व कर लो घर जाके, राइट. तो वैलिडेट करिए अपने अंडरस्टैंडिंग, और फाइनली एग्जीक्यूट. दिस इज नथिंग बट अ फुल लेंथ मॉक. ओके, ये सारे फुल लेंथ मॉक्स जो है ना, वो अच्छे से सॉल्व करना है आपको. ओके, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, राइट. अगर आपने मेथोडोलॉजी को फॉलो किया, तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ते हैं. ओके, बिकॉज आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट भी कर रहे हो, फुल लेंथ मॉक्स भी कर रहे हो. ओके, सो ओवरऑल समरी आप सबके लिए कम से कम 400 घंटे मुझे देने हैं. बुक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, स्पेशली ऑपरेशन रिस्क, क्योंकि रिस्क को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, और 2 इंपॉर्टेंट बुक जो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के, वो ध्यान रखना पड़ेगा. अपने लिए इंडिविजुअल माइलस्टोन्स बनाइए, डेडलाइंस बनाइए, जैसे मैंने आपको दिया है 15 चैप्टर. माइलस्टोन्स को फॉलो करोगे, हाई चांसेस है कि आप अच्छे से पास हो जाओगे. ओके, मॉक पेपर सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. कि आपको बताता है कि आप एक साथ पढ़ पा रहे हो या नहीं, स्पेशली मॉक पेपर्स, बिकॉज आपको एक आइडिया देगा कि बिफोर यू गो टू द एग्जाम 4 घंटे बैठ के सॉल्व करना, क्या मेरा वो मेंटली मैं रेडी हूँ कि नहीं उसके लिए. एंड जिन्होंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है, लेवल 2 को डेफिनेटली वो सीरियसली लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल एग्जाम. कॉम्पिटिशन और भी टफ है, पास, लेकिन पास परसेंटेज भी अच्छा है.
तो आप प्लीज प्लीज अपना बेस्ट शॉट दीजिए, क्योंकि फिर से 104 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए अच्छे से प्रॉपरली पढ़ के एग्जाम देके निकालिए। ओके, लास्ट 2 हफ्ते पहले एग्जाम के 2 हफ्ते पहले छुट्टी ले लो। ओके, आई नो लॉट ऑफ बैंकर्स वो छुट्टी नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट 1 हफ्ते की छुट्टी लो। ओके, प्रायोरिटाइज करो, जैसे मैंने बताया मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, वेटेज अच्छा है तो उनको फोकस अच्छा करना आप। ओके, थियोरी पे कम से कम 2 बार रीडिंग करनी है आपको, जो मैंने आपको बता दिया था। टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जनरली आपको 4 घंटे मिल रहे हैं टू सॉल्व 80 क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत ज्यादा कंबाइंड होंगे। ओके, तो वो हो सकता है इन दी एग्जाम, करेक्ट। सो फोकस करिएगा प्रॉपर तरीके से प्रेप करने के लिए। ओके, हम कैसे हेल्प करते हैं, हमारी पेडागोगी मैंने आपको बता दी थी। हमारे पास बेसिकली 3 प्लान है, विच इज बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल। ओके, बेसिक में सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, स्टैंडर्ड में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स विद क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन सब मिलेगा, प्रोफेशनल में जो भी स्टैंडर्ड में प्लस आपका लाइव लेक्चर्स भी होंगे। ओके, सैटरडे संडे को हम लेक्चर्स लेते हैं फॉर लेवल 2। अगर आप अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज आपका एक फुल रीडिंग करिकुलम का वहां पे हो जाएगा। ओके, it's more than 2000 questions. Okay, chapter wise practice आपको कराना, क्वेश्चन बैंक मिलता है, प्रॉपर मॉक पेपर्स मिलते हैं। ओके, हम लोग रिवीजन जो करवा रहे हैं उसके वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, हर एक चैप्टर कवर होता है, और डिटेल स्टडी प्लान जो मैंने आपको बताया ना, वो भी हम अलग से आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि अपने इसको ट्रैक कर सको, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके, सो वॉच द वीडियो, रीड द टेक्स्ट बुक, अटेंड द लेक्चर विच विल एक्ट एज अ रिविजन। ओके, अगर लेक्चर में आपको क्वेरी तो वहां पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो बहुत एक्टिव होता है, वहां पे आपने क्वेरी पूछ सकते हो। कोई डाउट्स आपको अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं तो उस पर आप रिवर्क करिए। ओके, आप जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और मंथली हमारा गाइडेंस कॉल होता है विद ऑल द स्टूडेंट्स कि कैसे प्रेप चल रहा है, किस ऑर्डर में चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। क्वेरी मतलब गाइडेंस रिलेटेड क्वेरीज आप वहाँ पूछ सकते हो। ओके, तो मई 2026 के लिए एडमिशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट हमने लेक्चर्स काइंड ऑफ स्टार्ट कर दिए, तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे मई 2026 के प्रिपरेशन के लिए इन आवर लाइव लेक्चर्स। ओके, फिर ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। ओके, ये सारे आपने मेरे अगर यूट्यूब चैनल देखा है तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज इंटरव्यूज डाले हैं लेवल 1 लेवल 2 स्टूडेंट्स के। उससे क्या होता है ना कि वो अपनी जर्नी को बता रहे, तो आपके लिए भी प्रिपरेशन करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज आप दूसरों की मिस्टेक से सीख लेते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज, हम लोग इंडस्ट्री के मेंटर्स जो टॉप है उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, राइट। जैसे आपको देखो इक्विटी रिसर्च पे हमने बात की है, एफपीएनए पे बात की है, रिस्क मैनेजमेंट पे बात की है, क्वांट पे बात की है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो अवेलेबल है, जो इंडस्ट्री के टॉप लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, राइट। बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोग आते हैं बात करने के लिए, राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। और जैसे मैं आपका सवाल पूछा था कि आपके पास क्या ऐसा आपको टेंशन है या चैलेंज लग रहा है जो मुझे आपको एक लेवल 2 क्लियर करने से रोक सकता है, उसको आप पुट करिए अपने कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। और हाँ, जो भी आपके दोस्त हैं जो लेवल 2 के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं और कोई दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो पास करिए, उनको हेल्प करिए टू प्रिपेयर। ओके, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारा ये नंबर है, यहाँ पे आप क्यूआर कोड पे स्कैन कर सकते हो और एक बुक सेशन बुक कर सकते हो। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या पैकेजेस अवेलेबल है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, राइट। ये नंबर को आप नोट कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हो, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा in your entire journey of preparation. I have tried to give my best shot on making a clear-cut plan for 9 months roughly for you to prepare for FRM level 2. Okay, so thank you guys, thank you again for joining it.